नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। आज लाई हूँ एक पुस्तक। ये लघु कथा संग्रह है साझा और इसका नाम है प्रेम कलश। आप देख सकते हैं और इसका संपादन किया है SGS सिसोदिया जी। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो आज मैं ये साझा लघु कथा संग्रह लाई हूँ। पेपरबैक में 2025 में आया है। साहित्य 24 पब्लिकेशन दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। पृष्ठ 205 और मूल्य 299 रुपये। परिचय देना चाहूँगी SGS सिसोदिया जी का। इन्होंने MA हिंदी किया है, उप शिक्षा निदेशक हैं, अनेक सम्मान मिल चुके हैं। मथुरा में जन्मे, दिल्ली निवासी हैं। 9 कहानी संग्रह, 1 लघु कथा संग्रह, 3 उपन्यास और अनेक संपादित पुस्तकें इनकी अब तक आ चुकी हैं। तो मित्रों, मैं बता देना चाहती हूँ, दृष्टि बाधित हैं, इसके बावजूद इन्होंने इतनी सारी पुस्तकें लिखी। ये इनके साहित्य प्रेम को दर्शाता है। संपादन इन्होंने इस पुस्तक का किया है। अब मैं बात करती हूँ संपादकीय की। तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। इन्होंने लिखा है कि इस संकलन की कहानियाँ साधारण व्यक्तियों की असाधारण यात्राओं को प्रस्तुत करती है। हर कहानी में एक संदेश छिपा है, हार ना मानने और आगे बढ़ने का। ये कहानियां दर्शाती हैं कि दिव्यांग जन किसी भी क्षेत्र में अपनी अनूठी छाप छोड़ सकते हैं, चाहे शिक्षा हो, खेल, कला या तकनीकी क्षेत्र। प्रेम कलश का उद्देश्य केवल दिव्यांग जनों की उपलब्धियों को उजागर करना ही नहीं, बल्कि यह भी समझाना है कि समावेशी समाज का निर्माण तभी संभव है जब हम हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान दें। यह संकलन हमें प्रेरित करता है कि यदि हम एक दूसरे को समझने और सहयोग देने का प्रयास करें तो हर बाधा को पार करना संभव है। आगे कहते हैं कि आइए मिलकर ऐसा समाज बनाएं जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। तो दोस्तों, ये थी इनके संपादकीय था। और अब मैं बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 53 लघु कथाकारों की 132 लघु कथाएं शामिल हैं। सभी लघु कथाएं दिव्यांग जन के दिशा और दशा केंद्रित हैं। दिव्यांग जनों की उपलब्धियों के विषय में है। समाज का उनके प्रति क्या व्यवहार है, परिवार का क्या व्यवहार है, इसमें चित्रित है। इसका उद्देश्य यह है कि इन्हें पढ़कर पाठक के मन में दिव्यांग जन के प्रति सहानुभूति की बजाय संवेदना जागृत हो और मित्रवत भाव जागृत हो। स्वस्थ दृष्टिकोण लिए उन्हें अपनाया जाना चाहिए। उन्हें समान अवसर व सम्मान मिले। और अब मैं बात करती हूँ पुस्तक के मुद्रण की। तो सुंदर है, आवरण पृष्ठ बहुत आकर्षक है, आपने देखा ही है। और इसके अतिरिक्त फॉन्ट बड़ा है जो पठनीय है और अशुद्धियाँ न के बराबर हैं। तो तात्पर्य यह है कि संपादक महोदय ने बहुत श्रम किया है, इसमें वो दिखाई देता है। और एक ही विषय पर 132 लघु कथाएं इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात है। तो वे साधुवाद के पात्र हैं। तो दोस्तों, अब मैं बात करती हूँ 53 लघु कथाकारों के नाम पढ़ती हूँ। और मैं बता देती हूँ कि सभी कहानियाँ उत्साहवर्धन करती हैं, सकारात्मक सोच को उजागर करती हैं और आगे बढ़ने को प्रेरित करती हैं, साथ ही संघर्ष करने का साहस भी भरती हैं। तो मित्रों, अब मैं पढ़ देती हूँ फटाफट नाम। सबसे पहले तो इन्होंने देखिए मेरा नाम ही लिखा है, डॉक्टर अंजू दुआ जैमिनी। उसके बाद हैं कमल कपूर, अनीता रश्मि, डॉक्टर आरती लोकेश, अंजू निगम, डॉक्टर नितिन उपाध्याय, संतोष श्रीवास्तव, शकुंतला मित्तल, प्रीति मिश्रा, डॉक्टर शील कौशिक, पुष्पा शर्मा कुसुम, डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार, डॉक्टर कविता सिंह प्रभा, उमंग जौली, अंजू खरबंदा, डॉक्टर मंजू गुप्ता, अमिता मराठे, डॉक्टर राम कुमार घोटड़, डॉक्टर अंजू अग्रवाल, डॉक्टर अंजू कवात्रा, कृपाल कौर छाबड़ा, डॉक्टर राजीव गुप्ता, डॉक्टर रूपाली गर्ग, डॉक्टर भावना शुक्ल, दीपाली रश्मि और सुधा श्रीवास्तव, पीयूषी, नमिता सिंह, प्रतिभा जोशी, प्रेमलता कोहली, महावीर रवाल्टा, राम मूरत राही, रीटा सक्सेना, सुमनलता शर्मा, शेख शहजाद उस्मानी, संगीता गोविल, संदीप तोमर, संतोष सुपेकर, सविता इंद्र गुप्ता, सविता स्याल, डॉक्टर सुनीता फड़नीस, सुरेंद्र कुमार अरोड़ा, शशि पाठक, शैलबाला रवि, श्रुत कीर्ति अग्रवाल, मधु जैन, पुष्पा कुमारी पुष्प, डॉक्टर इंदु गुप्ता, डॉक्टर रशीद गौरी, पवित्रा अग्रवाल, डॉक्टर लता अग्रवाल तुलजा, शारदा मित्तल, डॉक्टर नीना छिब्बर और डॉक्टर कांता रॉय।
तो अब मैं मात्र 3 लघु कथाएं पढ़ना चाहूँगी। सर्वप्रथम मैं आपको अपनी लघु कथा सुनाती हूँ, माँ के बाद। हमेशा मुस्कुराने वाला सुरेन आज खामोश था। व्हीलचेयर पर बैठा चिता की आग की धधकती लपटों को मुंह फाड़े देख रहा था। पहले दादी गई, फिर पापा और आज माँ भी। माँ को छोड़कर जाते देख उसका मन दहाड़े मारकर रो रहा था, पर बाहर से वह शांत था जैसे सागर। पिछले 48 साल से उसका और माँ का साथ रहा था, अब वह भी गया। सेरेब्रल पल्सी के कारण वह ना चल पाता था, ना ही स्पष्ट बोल पाता था, लेकिन जमीन पर घिसटकर अपने रोजमर्रा के काम कर लेता था। स्वयं व्हीलचेयर पर बैठ जाता था। बाबू उसे व्हीलचेयर पर कभी बाजार ले जाता, कभी नाई के पास, कभी कहीं और। माँ खाना प्लेट में डाल देती थी, आधा कप चाय देती ताकि वह कप को आराम से पकड़ सके और चाय पी सके। दवाई भी हाथ में थमा देती थी और पानी की बोतल भी। यूं तो वह अपने सारे काम कर लेता था, लेकिन माँ का प्यार तो माँ ही देती थी ना। हालांकि लगभग 30 साल तक दादी ने उसकी जो सेवा की वह अनिर्वचनीय थी। दादी के बाद माँ और अब माँ के बाद। वह सोच ही रहा था कि उसकी सिसकियां निकल गई, आंखें तेजी से बरसने लगी और सिसकियां रुदन में बदलने लगी। उसकी अस्फुट आवाज दहाड़ों में बदल गई। शमशान में खड़े सब रिश्तेदार उसकी ओर देखने लगे। इतने में व्हीलचेयर के एक ओर उसका छोटा भाई नरेन और दूसरी ओर भाभी सलोनी आ खड़े हुए और उसे गले लगाकर ढाढ़स बंधाने लगे। सामने से भतीजी अपनी नन्ही हथेलियों से उसके आंसू पोंछने लगी। उसके बाद उसके मुंह से अस्फुट स्वर फूटा, माँ। यानी उसने माँ देखी उन अपनी भतीजियों में। और अब मैं शकुंतला मित्तल जी की लघु कथा पढ़ना चाहूंगी, उनका निर्णय। हरि प्रसाद जी बैसाखी के सहारे धीरे धीरे चलते हुए आंगन के छतनार नीम तक पहुंचे। नीम की ठंडी छांव तले चारपाई पर बैठते ही उन्होंने हाथ में पकड़ा अखबार खोल लिया। सुबह की ठंडी हवा का आनंद लेते हुए वे सुर्खियां पढ़ने लगे। अचानक उनकी नजर एक बड़ी खबर पर टिक गई। दिव्यांगों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा, 50,000 की एक मुश्त राशि और 5,000 की मासिक पेंशन। यह खबर पढ़ते ही उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन यह क्षणिक था। कुछ ही पल बाद उनका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उनकी आंखों के सामने वो दिन तैरने लगे थे जब उनकी विकलांगता ने उन्हें समाज और परिवार में कमजोर बना दिया था। पत्नी के जीवित रहते सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके गुजरने के बाद बहू अन्नू का व्यवहार बदल गया। बहू के ताने, बेटे के रूखेपन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। ऐसे कई दिन आए जब उन्होंने जिंदगी को खत्म करने का विचार किया। समय ने करवट ली। उनके बेटे को अच्छी नौकरी, पदोन्नति मिली। बेटे ने पत्नी और बेटे राजू के साथ दिल्ली जाने का फैसला किया, हरिप्रसाद जी को पीछे छोड़कर। अपने विचारों में डूबे हरिप्रसाद जी का ध्यान तभी फोन की घंटी ने भंग किया। स्क्रीन पर बहू अन्नू का नाम चमक रहा था। उन्होंने फोन उठाया। हाँ अन्नू, बोलो। प्रणाम बाबूजी, आप कैसे हैं? अन्नू की आवाज में मीठापन घुला हुआ था। आप दिल्ली आ जाइए, राजू आपको बहुत याद करता है। आप यहाँ आकर हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हरि प्रसाद जी कुछ पल के लिए तो खामोश हो गए। उन्होंने बहू की बात सुनी, लेकिन शब्दों के पीछे छिपे स्वार्थ को भी महसूस किया। अन्नू ने चुप्पी तोड़ते फिर कहा, क्या हुआ बाबूजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अब हरि प्रसाद जी ने संयमित स्वर में जवाब दिया, अन्नू बेटा, अगर राजू को मुझसे मिलने का मन हो रहा है तो तुम उसे कुछ दिन के लिए यहाँ ले आओ। मैं दिल्ली नहीं आऊँगा। यहाँ नीम की छांव तले अपने गांव की मिट्टी में मैं बहुत मजे में हूँ। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। उनका निर्णय अटल था। अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगे, बिना किसी सहारे के। देखिए, सीख देती कहानी। और अब मैं आखिरी कहानी पढ़ती हूँ, कांता रॉय जी की है, सशक्तों से सशक्त। देखिएगा, आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। सरकार ने बहाली केवल उसे निःशक्त समझकर नहीं दी थी, उसकी योग्यता की परीक्षा, कठोर इंटरव्यू भी लिए गए थे। लेकिन ना जाने क्यों बराबरी का काम करने के बावजूद लंगड़े सर की उपाधि है कि छूटती नहीं। कल अपने ही चपरासी के मुंह से लंगड़े सर का संबोधन सुन उनका मन विवल हो उठा था। बैसाखी शरीर की जरूरत थी, मन से तो वह पूर्णतः स्वस्थ है, फिर भी दया का पात्र बन जाना
ही उसकी जीवन परिधि क्यों बन चुका है हमेशा के लिए। अरे किस सोच में डूबे हुए हो सिंह साहब, चलिए ऑफिस के लिए देर हो रही है। विनीता को जैसे बिना कहे उसके दिल का हाल मालूम हो जाता है। उसके चटकते टूटते जीवन में सुखद सहयोग बस एक विनीता ही तो है, जो उसके ही जैसी निशक्त होते हुए भी किसी सशक्त व्यक्ति से कहीं अधिक सशक्त है। अब भी याद है उसे रेलवे प्लेटफॉर्म जब विनीता से पहली बार मिला था। भीड़ भरे माहौल में उसके ही जैसी विनीता भी हाल बेहाल थी। ट्रेन से उतरते समय उसकी वैसाखी नीचे पटरी पर गिर गई थी। उसने अपनी वैसाखी विनीता को देनी चाहिए, लेकिन अकड़ ऐसी, ना उसने वैसाखी का सहारा नहीं लिया। उसके बाद बेंच पर दोनों बैठे और बातों का सिलसिला चलता रहा। मुस्कुराना, रोना, जाने कितने भावुक संवाद हुए, समय का पता ही नहीं चला। और जब उनकी ट्रेन आने वाली थी, विनीता ने उसकी ओर देखा था। एक प्रश्न था उसकी आंखों में। क्या था? जैसे पूछ रही हो, क्या तुम मेरी बैसाखी बनोगे सदा के लिए? बस, और अगले ही पल कुछ ही देर में ट्रेन जा चुकी थी। यानी वह रुक गए और दोनों साथ साथ प्लेटफॉर्म से बाहर आकर समंदर के किनारे जीवन की सारी पीड़ा, सारी खुशियां बांट चुके थे। बस उसके बाद वो बाहर निकलते हैं और विनीता कहती है, क्या हो गया आज तुम्हें? कहीं विनीता सच में उसे लेकर परेशान ना हो जाए। विनीता को देखते उन्हें फिर से अपने पर विश्वास आ गया। इस बार फिर उसे महसूस हुआ कि वह सशक्तों से भी अधिक सशक्त है, और अब वह पूरे जोश के साथ ऑफिस जाने की तैयारी में बाथरूम की ओर बढ़ चला। तो दोस्तों, देखा आपने कितनी सुंदर लघु कथाएं हैं। आप ये पुस्तक जरूर पढ़िए, इससे एक नए दृष्टिकोण का विकास होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं, और वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहता है। धन्यवाद।